हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नामा। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का एक्सरसाइज 11 to 15 को सॉल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के बुक से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 11 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 11, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ। इसमें बोल रहा है कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस पर कितना वर्क हो रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो सैटेलाइट पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स के कारण सैटेलाइट पर कितना वर्क हो रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए जब सैटेलाइट इस ऑर्बिट में मूव करेगा तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर लगेगा। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की सेंटर की तरफ लगेगा। अगर किसी भी पोजीशन पर सैटेलाइट है तो उस पर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वह अर्थ की सेंटर की तरफ लगेगा। अगर इस पॉइंट पर है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पर है सैटेलाइट तो इस डायरेक्शन में लगेगा। अलग अलग पॉइंट पर सैटेलाइट है तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट को दिखाया गया है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। और जो अर्थ का फोर्स है वह इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि जब सैटेलाइट इस पॉइंट पर था तो सैटेलाइट का जो मोशन का डायरेक्शन था इस डायरेक्शन में रहेगा। किसी भी पॉइंट पर सैटेलाइट का जो डायरेक्शन रहेगा मूव करने का, वह उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। जैसे इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो फोर्स और जो डायरेक्शन है इसके मोशन का, सैटेलाइट के मोशन का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यानी जो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो जो हम अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगता है तो वर्क कब होगा, उसके लिए दो कंडीशन है। फॉर वर्क इज डन द टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। पहला क्या है, ये फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, उस बॉडी पर फोर्स लगना चाहिए। तो इस केस में देख रहे हैं कि सैटेलाइट पर फोर्स तो लग रहा है। और दूसरा कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड और अपोजिट द फोर्स डायरेक्शन। और दूसरा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और तीसरा है, ये तो हो गया। और इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर वर्क डन इज जीरो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सैटेलाइट पर जो वर्क होगा वह जीरो होगा। When a satellite moves around the earth, then the force of gravity on satellite is perpendicular to its displacement. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उस जो डिस्प्लेसमेंट है उसके परपेंडिकुलर होता है। Hence the work done on the satellite by the force of gravity of earth is zero. इसके कारण जो वर्क डन है सैटेलाइट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वह जीरो होगा।
अब एक्सरसाइज 12 को लेते हैं। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द अब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसमें पूछ रहा है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है हो सकता है अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो। थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ द फ्रेंड्स एंड टीचर। तो इसमें बोला है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो हमें यह बताना है या देखना है ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है क्या। तो देखिए, एक साइकिल राइडर है, यह जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो देखिए, वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या समझते हैं, एफ इक्वल टू एम ए। एफ हो गया फोर्स, एम हो गया उस बॉडी का मास और ए हो गया एक्सेलरेशन। तो देखिए, मास कभी भी किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है। मास एम ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। तो अगर एफ जीरो है, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, एफ अगर जीरो है तो मास तो जीरो नहीं होगा। तो एफ अगर जीरो है तो ए भी जीरो होगा। ए जीरो होगा तभी एफ भी जीरो होगा। इफ एफ इक्वल टू जीरो देन ए इज आल्सो जीरो। If A is zero, then body is either at rest or moving with uniform velocity. तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या होगा, या तो बॉडी रेस्ट पर होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। यही दो कंडीशन हो सकता है। जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो उसका क्या होगा, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार। अगर उस पर कोई फोर्स नहीं वर्क कर रहा है तो वह या तो रेस्ट पर रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अगर इस पर फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, इफ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि बॉडी वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव भी कर रहा होगा। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव करेगा तो क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा। जैसे हम लोगों ने साइकिल सवार का जो एग्जांपल देखा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। यह जो अपने मसल, पैरों के मसल से जो साइकिल पर फोर्स लगा रहा है, वह फोर्स रोड और उसके टायर के बीच का जो फ्रिक्शन है उसके इक्वल है। दोनों इक्वल होगा तो नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है। तो नेट फोर्स जीरो होने के कारण यह साइकिल सवार पर कोई नेट फोर्स जीरो है तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 13 को देखते हैं। ए पर्सन holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. एक पर्सन है, अपने सर पर वह 30 मिनट तक है, यानी फसलों का जो किसान जो फसल काटते हैं उसका पौधों का जो डंठल बच जाता है उसको है बोलते हैं, जो ये पशुओं को खिलाने के काम में आता है। तो वो उस है को वह 30 मिनट तक अपने सर पर रख के खड़ा रहता है। हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो उसने कुछ वर्क किया क्या, ये हमें बताना है। तो देखिए, ये है और ये अपने सर पर लेकर खड़ा है। तो हम जानते हैं कि वर्क डन होने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक है कि फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी और दूसरा देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या तो फोर्स के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो इस केस में देख रहे हैं कि क्या फोर्स लग रहा है। देखिए, इसका तो मास कुछ होगा, मास होगा और मास के कारण इसका वेट होगा, है का वेट भी होगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और वो इसके मास के इक्वल होगा। अगर इसको अपने सर पर रखना है या पर्सन अपने सर पर इसको रखता है तो यह अपने हाथ और सर के द्वारा अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जितना इसका मास है उतना अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तभी जाके यहाँ रुकेगा, नहीं तो यहाँ नीचे गिर जाएगा।
फोर्स अप्लाइड बाय हैंड अपर डायरेक्शन में, जितना ये यहाँ नीचे डायरेक्शन में इसका वेट के कारण फोर्स लग रहा है, उतना ही अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यह पर्सन तो इस पर फोर्स लगा रहा है, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन फोर्स लगाने के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यह इसको लेकर यहाँ पर खड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो वर्क होगा? नहीं, वर्क नहीं होगा। व्हेन ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड देन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द बंडल ऑफ हे। तो बंडल ऑफ हे का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क भी नहीं होगा। Exercise 14. An electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hour? एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेटिंग है 1500 वाट। ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है यह रूम को गर्म करने के काम आता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उस पर उसका रेटिंग लिखा रहता है, वाट लिखा रहता है, यानी वो कितना पावर कंज्यूम करता है वह लिखा रहता है। तो इसका रेटिंग है 1500 वाट। तो ये हमें बताना है कि यह कितना एनर्जी 10 घंटे में 10 आवर्स में कितना एनर्जी को यह कंज्यूम करता है। तो यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यह कंज्यूम करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पावर क्या होता है? वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। अगर कोई बॉडी वर्क कर रहा है या एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो जितना वह वर्क डन कर रहा है या एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसका पावर निकल जाएगा। या जो वाट में दिया गया है 1500 वाट, यह इसका पावर है। तो एक वाट क्या होता है? 1 वाट इज द पावर विच डज वर्क कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 वाट होता है, 1 वाट इक्वल होता है, अगर कोई इक्विपमेंट या बॉडी 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है तो उसका पावर हो जाएगा 1 वाट। और यहाँ देखिए 1500 वाट है, यानी 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा? 1500 वाट। तो पावर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें यहाँ पर एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो एनर्जी हो जाएगा, पावर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1500 वाट और टाइम भी दिया गया है 10 आवर। तो यह हो जाएगा 15 किलो वाट आवर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोवाट में 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है, तो यह हो जाएगा 15 किलोवाट आवर। तो एनर्जी हो जाएगा 1500 वाट मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 60 इंटू 60 जूल। अगर हमको, ये तो किलो वाट आवर में हो गया एनर्जी, जो बिजली का जो यूनिट आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट आता है किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर है तो 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ 15 किलो वाट आवर है तो यहाँ 15 यूनिट हो जाएगा। और बिजली कंपनी जो चार्ज करती है वह यूनिट के अनुसार है। जैसे मान लेते हैं कि 1 यूनिट का अगर रेट है 10 रुपया, तो यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा? 15 रुपया हो जाएगा। तो सॉरी 150 रुपीज हो जाएगा 15 किलोवाट का। तो अगर हमें जूल में एनर्जी बताना है तो यह कितना है? पावर है उसका 1500 वाट, और आवर को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 60 आवर हो गया। 60 आवर को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट्स में हो जाएगा। फिर उसको मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह सेकेंड में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई 36,000, यह हो जाएगा इक्वल टू 5.47 पावर रेज 10 जूल। यह जूल में हो गया। तो इसका हम लोग ने ये एनर्जी को निकाल दिया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 15। Illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow to oscillate. Why does the bob eventually comes to rest? What happens to its energy eventually? Is it violation of the law of conservation of energy?
तो हमें इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम को हम इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाते हैं, तो इसमें बताना है कि एनर्जी कैसे चेंज होता है। तो देखिए, जब इस पोजीशन पर था तो हम यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो देखिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हम हाइट को 0 लेंगे। हमने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था कि हम किसी भी पोजीशन को हम किसी भी पोजीशन पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर कर सकते हैं अपने कन्वेनियंट के अनुसार। तो हम इस केस में हम अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हम जो पेंडुलम का जो सेंटर है, ये बॉब का जो सेंटर है, उसके पोजीशन को हम 0 पोटेंशियल एनर्जी, उस पॉइंट पर हम 0 कंसीडर करेंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक ले गए तो देखिए कितना हाइट, वर्टिकल हाइट हम कितना ले गए, यहाँ से यहाँ तक ले गए। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जितना हाइट जाएगा, मानते हैं यहाँ से यहाँ वर्टिकल एच डायरेक्शन में गया है, पेंडुलम तो यहाँ गया, पेंडुलम का बॉब यहाँ आया, लेकिन यह वर्टिकल हाइट कितना गया, एच गया है। वर्टिकल हाइट कितना, यहाँ से यहाँ तक गया। तो जो वर्क डन होगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन होगा, उसके लिए हम जो हाइट लेंगे यह यहाँ से यहाँ तक का हाइट लेंगे। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा, mg लगाना पड़ेगा, जो इसका वेट होगा। और हाइट हम क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हाइट लेंगे h, तो ये हो जाएगा mgh। और इस पॉइंट पर जो पेंडुलम का जो बॉब का जो वेलोसिटी है वह 0 होगा। इस पॉइंट पर यह रुका हुआ रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। तो वेलोसिटी इस पॉइंट पर 0 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर 0 होगा। इस पॉइंट पर सिर्फ इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। अब इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ से, यह मूव करने लगेगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और जैसे जैसे यह नीचे आएगा, तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा। और इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, इस पेंडुलम का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। क्योंकि हम देखिए यहाँ से हाइट कम होते जा रहा है, तो जैसे हम ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो जैसे ही नीचे आने लगता है उसका वेलोसिटी भी इंक्रीज करने लगता है। तो यहाँ से जैसे नीचे आएगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज करने लगेगा। तो इस पॉइंट पर हम लोगों ने वेलोसिटी मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी v है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा इस पॉइंट पर। और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। हम लोगों ने इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर किया था। यहाँ से हम लोग हाइट मेजर करना चालू करते थे, तो इस पॉइंट पर इसका हाइट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। अब तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से जैसे जैसे आ रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh था, और जैसे जैसे यहाँ इस पॉइंट पर आया पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 था, और जैसे जैसे ये आ रहा है काइनेटिक एनर्जी इसका इंक्रीज करते जा रहा है। जैसे इस पॉइंट पर आएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते करते यहाँ 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में यह ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और फिर जैसे ही इस पॉइंट पर जाएगा, पेंडुलम को हम छोड़ देंगे तो यह मूव करते हुए इनर्शिया के कारण यह मूव करते हुए इस पॉइंट पर जाएगा। तो अब यहाँ से जैसे ही इधर जाने लगेगा इसका वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करने लगेगा। और देखिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि हाइट इसका बढ़ने लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो इस पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा।
तो क्या हम देख रहे हैं कि एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और फिर काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वायलेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मानते हैं कि यह पेंडुलम हवा है, इसके आजू बाजू हवा है, यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है, या जो हिंज लगा हुआ है उसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो इसका जो एनर्जी है, पेंडुलम का एनर्जी है, वह क्या है, फ्रिक्शन के कारण और हवा के रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, वह कम होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। द बॉब्स कम्स टू रेस्ट बिकॉज एयर रेजिस्टेंस रेजिस्ट इट्स मोशन। एयर के कारण इस पर एयर भी फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इसका धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते जाएगा और धीरे धीरे जाकर वह रुक जाएगा। द पेंडुलम लूजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। तो फ्रिक्शन के कारण साउंड एनर्जी होगा, हीट एनर्जी होगा, तो वह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, फ्रिक्शन, साउंड एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और अपने सराउंडिंग को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। The law of conservation of energy is not violated. The energy lost to overcome friction is gained by surrounding. Hence, the total energy of pendulum and the surrounding system remain conserved. तो इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो या तो बॉब के पास एनर्जी आता है और बॉब क्या होता है, या एनर्जी को अपने सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर कर देता है, जैसे हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में अपने एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।